हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर के जो हमारे एमसीक्यूज हैं उनको इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट जो है उसको मैं ऑलरेडी चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। और इस वीडियो में अब हम देखने वाले हैं सेकेंड यूनिट में किस टाइप के हमारे यहाँ पर एमसीक्यूज दिए गए हैं। यूनिट सेकेंड है हमारी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, इन एनिमल सेल्स। तो यहाँ पर हम जो कोशिका अंगों की संरचना और कार्य होते हैं जंतु कोशिका में, उससे रिलेटेड जो हमारे एमसीक्यूज हैं उनको सोल्व करने वाले हैं। फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है प्रकाश श्वसन में शामिल अंगक हैं। प्रकाश श्वसन में जो अंग शामिल होता है कोशिका का, यहाँ पर दिए गए इनमें से कौन सा होता है? तो प्रकाश श्वसन में शामिल अंग जो है वो होता है पेरोक्सिसोम। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन दिया गया है एटीपी उत्पन्न करने वाला अंगक है, सभी जानते होंगे, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट उत्पन्न करने वाला अंगक यहाँ पर कौन सा है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जो क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करने का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, इसलिए एटीपी उत्पन्न यही करता है। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए इंग्लिश में भी यही चीजें दी गई हैं, सेम दोनों पोर्शन दिए गए हैं। बाइलिंगुअल है हमारा मॉडल पेपर, यहाँ पर इंग्लिश में और यहाँ पर हिंदी में, जिसकी जो भी लैंग्वेज है वो देखते चलिए। देन थर्ड पर दिया गया है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उपिकाइयाँ हैं। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उपिकाइयाँ होती हैं हमारी 50S प्लस 30S, जबकि यूकैरियोटिक राइबोसोम की होती है हमारी 60S प्लस 40S, ठीक है, क्योंकि 70S होता है हमारा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और 80S होता है हमारा यूकैरियोटिक राइबोसोम। पढ़ चुके होंगे आप लोग थ्योरी के अंदर। देन दिया गया है किस अंगक में वृत्ताकार डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सभी जानते होंगे सर्कुलर डीएनए जो होता है वो पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन दिया गया है प्रति कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या इस पर निर्भर करती है। ये निर्भर करती है कोशिका की शारीरिक गतिविधि के ऊपर। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है सूक्ष्म तंतु है। सूक्ष्म तंतु क्या होता है? संरचना जो दो निकटवर्ती कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को जोड़ती है, ठीक है, ऑप्शन है हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है यह कोशिका का पावर हाउस है। पावर हाउस ऑफ द सेल कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रक्रिया का अंग है? तो इसमें आपने एक पढ़ा होगा क्रेब्स चक्र, ठीक है, तो क्रेब्स चक्र का अंग होता है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन दिया गया है ईटीसी कहाँ होता है? ठीक है, यानी जो हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है ये कहाँ पर होती है? ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली के अंदर। ऑप्शन है यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 10 पर दिया गया है राइबोसोम की दो इकाइयों के आयन स्तर पर संयुक्त रहती है, ठीक है, जो राइबोसोम की दो उप इकाइयाँ होती हैं उसमें एक छोटी और बड़ी सब यूनिट होती है, उनके आयन स्तर पर क्या संयुक्त रहता है? वहाँ संयुक्त रहता है, जुड़ा हुआ रहता है मैग्नीशियम। उसके बाद दिया है कोशिका कंकाल किससे बना होता है? जैसे हमारे अंदर यानी मानव के अंदर स्केलेटन सिस्टम होता है, वैसे ही कोशिका के अंदर भी कंकाल तंत्र जो होता है वो पाया जाता है, स्केलेटन सिस्टम पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। कोशिका कंकाल ये बना होता है हमारा प्रोटीन युक्त रेशों से। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कोशिका का पावर हाउस। जहां भी पावर हाउस दिखे आपको कोशिका का पावर हाउस, वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया करेक्ट है। देन दिया है इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला कहाँ होती है? तो ये हम अभी पहले भी पढ़ चुके हैं, ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर। देन दिया गया है राइबोसोम किससे बने होते हैं? राइबोसोम बने होते हैं प्रोटीन और आरएनए से। उसके बाद पूछा गया है निम्नलिखित कोशिका अंग को नग्न कोशिका अंग कहा जाता है? तो राइबोसोम को नग्न कोशिका अंग कहा जाता है। देन दिया गया है सबसे छोटा कोशिका अंग है। सबसे छोटा कोशिका अंग राइबोसोम होता है, ये भी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देन पूछा है क्रेब्स चक्र होता है। क्रेब्स चक्र हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राइबोसोम को कोशिका का इंजन कहा जाता है, यहाँ पर ये हमारा करेक्ट होगा। और ये हम पढ़ चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल की आंतरिक झिल्ली क्या होती है? अधिक पारगम्य नहीं होती, जबकि जो हमारी बाह्य झिल्ली होती है वो अधिक पारगम्य होती है। ये सब यहाँ पर जो ए बी एंड डी ऑप्शन है यहाँ पर हमारे असत्य हैं। देन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
तो यहाँ पर सत्य है हमारा कि माइटोकॉन्ड्रियल बाहरी झिल्ली अधिक पारगम्य होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पर दिया है, निम्नलिखित कोशिका अंग को कोशिका का राइबोसोमल कारखाना कहा जाता है। राइबोसोमल कारखाना कहा जाता है केंद्रिका को, ठीक है, क्योंकि केंद्रिका के अंदर जो भी हमें राइबोसोम के बनाने के लिए कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं उनका निर्माण होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं राइबोसोमल फैक्ट्री। देन दिया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया में अंतःकंटक किसके लिए स्थल के रूप में कार्य करते हैं। तो ये ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के लिए अंतःकंटक जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में स्थल के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है, निम्नलिखित से गलत कथन को चुनिए। यहाँ पर गलत कथन हमारा कौन सा है? तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को हम एम्प्टी डीएनए कहते हैं, यानी एम्प्टी माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए कहा जा सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस है, ये भी ठीक है। जबकि यह दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया केल्विन चक्र का स्थल है, यहाँ पर हमारा क्या होगा? असत्य, गलत कथन, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब्स चक्र का स्थल होता है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि हमें गलत कथन यहाँ पर चुनना है। देन दिया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली फॉस्फोलिपिड से भरपूर होती है। तो कौन से फॉस्फोलिपिड से भरपूर होती है? ये होती है हमारी कार्डियोलिपिन से। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है वो हमारा सरल द्विरज्जुक यानी डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है, वृत्ताकार डीएनए अणु होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद दिया गया है, आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली में होता है। आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली जो होती है उसमें क्या होता है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स भी पाया जाता है, B-C1 कॉम्प्लेक्स भी पाया जाता है, NADH डिहाइड्रोजेनेज कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। देन यहाँ पर दिया गया है, यह माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य यहाँ पर फैटी एसिड का विघटन ये भी होता है। थर्मोजेनेसिस भी माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है। इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला और उससे संबंधित एटीपी का उत्पादन करना ये भी माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है। जबकि ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा क्या है? इसका कार्य नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया का, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस और संबंधित एटीपी उत्पादन इसका हमारा कार्य नहीं होता है। देन दिया गया है, माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली के बारे में यह कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है? कि बाहरी झिल्ली में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण श्रृंखला के एंजाइम अंतर्निहित होते हैं। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या है? गलत, क्योंकि वो पाए जाते हैं हमारी आंतरिक झिल्ली के अंदर। देखिए, इसी बार एग्जाम का पैटर्न जो है वो चेंज हुआ है, वरना लास्ट ईयर तक जो एग्जाम थे वो थ्योरेटिकल होते आ रहे थे अभी तक। इसलिए आप लोग एमसीक्यूज की तैयारी अच्छे से करके जाइए। और इसमें हमारी टोटल 8 यूनिट होती हैं जूलॉजी के अंदर, तो वो आप देख कर जाइएगा ज़रूर। अभी हमारी सेकंड यूनिट चल रही है, लेकिन 8 के 8 यूनिट हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसके लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 28 पर दिया गया है, F0-F1 कणों के ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली पर। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। देन 29 पर दिया गया है, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। ऑप्शन ए दिया गया है, सामान्यतः हरित लवक माइटोकॉन्ड्रिया से बड़े होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक दोनों में डीएनए होता है, ये भी ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक दोनों में एक बाहरी और आंतरिक झिल्ली पाई जाती है, हम सभी जानते हैं पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक दोनों में एक आंतरिक कक्ष होता है, आंतरिक कक्ष नहीं होता है भाई, जिसे थाइलाकोइड स्पेस कहा जाता है, जो थाइलाकोइड झिल्ली से घिरा होता है। ये कथन हमारा यहाँ पर गलत है। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट है, यानी हमें गलत कथन चुनना था, वो यहाँ पर कौन सा है? ऑप्शन डी। उसके बाद दिया गया है, आमतौर पर माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली अत्यधिक संवलित होती है, जिससे अंतःवलन की एक श्रृंखला बनती है, जिसे निम्न रूप में जाना जाता है। तो इसको हम जानते हैं अंतःकंटक के रूप में। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है, यानी क्रस्टिंग। देन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां पेरोक्सिसोम की विशेषताएं हैं? पेरोक्सिसोम की विशेषताएं होती हैं हमारी, जो यहाँ पर दिया गया है, कैटेलेज क्रिया जो होती है ये हमारी पेरोक्सिसोम की विशेषताएं हैं। और एक बहुत लंबी श्रृंखला वाले फैटी एसिड का वर्गीकरण जो होता है ये भी हमारी पेरोक्सिसोम की विशेषताएं। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट और थर्ड है वो करेक्ट होगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है, निम्न में से आसपास की झिल्ली प्रणालियों के संदर्भ में विषम को चुने।
विषम यहाँ पर हमारा जो दिया गया है झिल्ली प्रणालियों के संदर्भ में, तो वो है हमारा अंतःद्रव्यी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इस पर पाए जाते हैं हमारे राइबोसोम्स। देन दिया गया है निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। तो यहाँ पर जो विषम है हमारा वो है माइटोसोम, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा अंग लिपिड चयापचय में शामिल है। लिपिड के चयापचय में शामिल होता है यानी मेटाबॉलिज्म में चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका जो हमारी होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो लिपिड के मेटाबॉलिज्म में शामिल होती हैं। उसके बाद दिया है निम्नलिखित में से कौन सा अंगक निषेचन के दौरान शुक्राणु के अंडे में व्याप्ति में मदद करता है। तो वो कौन सा अंगक होता है, ये होता है हमारा लयनकाय लाइसोसोम, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। देन 36 पर दिया है कोशिका के अंदर H2O2 निकासी द्वारा होती है, किसके द्वारा होती है, एंजाइम कैटेलेज के साथ परोक्सीसोम के, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा, परोक्सीसोम द्वारा होती है। देन दिया गया है ग्लाइकोऑक्सीसोम में शामिल होता है, इसमें शामिल होता है हमारा फैटी एसिड का कार्बोहाइड्रेट में रूपांतरण जो होता है वो ग्लाइकोऑक्सीसोम में शामिल होता है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, याद रखना। देन दिया गया है परोक्सीसोम के अंदर क्रिस्टलीय कोर यानी केंद्र भाग जो होता है बनाता है, तो ये बनाता है हमारा अत्यधिक संघनित ऑक्सीडेटिव एंजाइम जो होता है वो परोक्सीसोम के अंदर क्रिस्टलीय कोर भाग बनाता है। देन दिया गया है पेरोक्सीसोमल झिल्ली में प्रोटीन के समूह को क्या कहते हैं। प्रोटीन के समूह को हम बोलते हैं पैरोक्सिन, पेरोक्सीसोमल झिल्ली के अंदर। उसके बाद पूछा गया है पेरोक्सीसोमल झिल्ली में अंतर्निहित निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम बीटा ऑक्सीकरण से पहले फैटी एसिड के सक्रियण में शामिल होता है। तो इस एंजाइम को हम बोलते हैं एसिटिल कोएंजाइम सिंथेटेज, ठीक है, कोएंजाइम सिंथेटेज, ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट है, एसाइल कोएंजाइम सिंथेटेज। देन दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियों के उत्पादन को नियंत्रित करने में मदद करते हैं जो कोशिकीय घटकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कौन सा अणु इस प्रक्रिया का उपोत्पाद है। तो इसका जो हमारा बाय प्रोडक्ट है वो यहाँ पर होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन दिया गया है माना जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति निम्नलिखित के साथ सहजीवी संबंध से हुई है। किसके साथ सहजीवी संबंध से हुई है, जीवाणु, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है साइट्रिक अम्ल चक्र यानी क्रेब्स चक्र निम्न में से किसमें होता है। तो ये होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। उसके बाद दिया गया है भाई माइटोकॉन्ड्रिया कैल्शियम आयनों के भंडारण स्थल के रूप में भी कार्य करते हैं जो विभिन्न कोशिकीय प्रक्रियाओं में शामिल होते हैं, जैसे इसमें शामिल होता है पेशी संकोचन में, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है माइटोकॉन्ड्रियल आंतरिक झिल्ली का प्राथमिक कार्य क्या है। इसका प्राथमिक कार्य होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और एटीपी उत्पादन के लिए एंजाइम जो होते हैं इसके अंदर पाए जाते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 पर दिया है कोशिकाओं में किस अणु को अक्सर ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है और यह माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा निर्मित होता है। तो हम एटीपी अणु जो होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया है माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय अंगों में अद्वितीय है क्योंकि इनमें निम्नलिखित होते हैं, इसमें होता है राइबोसोम्स, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है माइटोकॉन्ड्रियल बाहरी झिल्ली का प्राथमिक कार्य क्या है। इसका प्राथमिक कार्य होता है माइटोकॉन्ड्रिया में आयनों की व्याप्ति और निकास को नियंत्रित करना, ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर करेक्ट है क्योंकि ये कहाँ होती है, हमारी आउटर लेयर होती है, बाहर की तरफ होती है, तो इसका कार्य यही होना चाहिए। देन दिया गया है आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली अत्यधिक मुड़ी हुई होती है जिससे निम्नलिखित संरचनाएं बनती हैं, इनको हम बोलते हैं क्रस्टे अंतःकंटक। देन दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो माइटोकॉन्ड्रिया केवल मां से आनुवंशिक रूप में प्राप्त होते हैं, ये कथन हमारा यहाँ पर सत्य है, बाकी सभी जो है वो असत्य हैं क्योंकि एक ही झिल्ली नहीं होती, दो झिल्ली होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है, और ना ही ऐसा कुछ है कि वो केवल पादपों में पाए जाते हैं, वो दोनों सेल्स में पाए जाते हैं। देन दिया गया है
माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी में रूपांतरण किस प्रक्रिया में होता है? ये होता है हमारा कोशिकीय श्वसन के अंदर। देखिए 51 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में सेकंड यूनिट के कवर कर चुके हैं। अगर हम सारी यूनिट इसी में कवर करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं जो वीडियो है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ सेकंड यूनिट को, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट बी को देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं और अपनी सेकंड यूनिट को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।